राफेल क्यों खास है और उसकी क्या खासियत है? भारत ने यूरोफाइटर, ग्रिपेन और F-16 जैसे फाइटर जेट को छोड़कर दसॉल्ट के राफेल को ही क्यों चुना? ये सब बातें बताने से पहले हम आपको थोड़ा सा पीछे ले चल रहे हैं, जहां हम आपको बताएंगे कि कैसे और क्यों राफेल को ही चुना गया भारतीय वायु सेना द्वारा। तो फैक्टो क्लब यानी कि क्लब ऑफ फैक्ट्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, जहाँ हम लेकर आते हैं टॉप इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो टाइम पास नहीं बल्कि आपकी नॉलेज को और बढ़ाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 2001 में भारतीय वायु सेना ने भारत सरकार को एक पत्र लिखा, जिसमें सेना ने पुराने और खत्म होते फाइटर जेट्स की जानकारी दी और नए फाइटर जेट्स खरीदने का आग्रह किया। जिसके बाद उस समय के अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने तुरंत एक RFI जारी किया। यहाँ RFI का मतलब होता है रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, जिसके तहत सप्लायर्स के कार्य क्षमता की लिखित जानकारी ली जाती है। आसान भाषा में समझे तो RFI का मतलब होता है कि दुकानदारों से उनके सामान के बारे में अच्छी तरह से जान लेना। तो सरकार के RFI जारी करने के बाद पूरी दुनिया के जितने भी मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनियां थी, उन्होंने अपने फाइटर एयरक्राफ्ट की जानकारी दे दी सरकार को। फिर 7 साल बाद 2008 में लड़ाकू विमानों का परीक्षण यानी कि टेस्टिंग शुरू किया गया भारतीय वायु सेना द्वारा। भारत सरकार 55,000 करोड़ रुपए के कुल 126 लड़ाकू जहाज खरीदने वाली थी। इतने बड़े डील को पाने के लिए कुल 6 लड़ाकू जहाजों के बीच में कंपटीशन शुरू हो गया था, और वो जहाजें थी बोइंग के सुपर हॉर्नेट, दसॉल्ट के राफेल, यूरोफाइटर के टाइफोन, लॉकहीड मार्टिन के F-16, माइकोयान के MiG-35 और साब के ग्रिपेन। सबसे पहले इन 6 फाइटर एयरक्राफ्ट का टेक्निकल इवैल्यूएशन किया गया। किसी भी मशीन के टेक्निकल इवैल्यूएशन में उस मशीन के काम, वो मशीन किन मटेरियल से बना है, उस मशीन में कौन कौन से इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, वो इक्विपमेंट्स कैसी काम करती हैं, और उस मशीन का पास्ट देखा जाता है। यानी कि वो मशीन पहले से जिसके पास है वहाँ उस मशीन की कैसी परफॉर्मेंस है, ये देखा जाता है। भारतीय वायु सेना ने भी उन 6 फाइटर एयरक्राफ्ट का ऐसा ही पहले टेक्निकल इवैल्यूएशन किया। 18 नवंबर 2008 को उन सभी 6 फाइटर एयरक्राफ्ट का टेक्निकल इवैल्यूएशन खत्म हुआ। टेक्निकल इवैल्यूएशन के बाद सभी इस कंपटीशन में भाग लेने वाले फाइटर एयरक्राफ्ट का फील्ड ट्रायल शुरू किया गया। फील्ड ट्रायल में किसी भी मशीन के उसके कार्य क्षमता को देखा जाता है कि मशीन के बारे में जो बातें कागज में बताई गई है वो वैसा ही काम कर रही है या फिर उससे अलग। तो सभी फाइटर एयरक्राफ्ट का फील्ड ट्रायल शुरू किया गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अप्रैल 2009 में राफेल को टेक्निकल इवैल्यूएशन के बाद भारतीय वायु सेना द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था, जिसके बाद भारत और फ्रांस के डिप्लोमेट्स के बीच में मीटिंगें शुरू हो गई थी। अब वो मीटिंगें किस लिए शुरू हुई थी ये तो आप समझ ही सकते हैं, बताने की कोई जरूरत नहीं है आपको। जिसके बाद फिर से राफेल को इस रेस में शामिल कर लिया गया। 27 मई 2009 को भारतीय वायु सेना ने सभी 6 फाइटर एयरक्राफ्ट के टेक्निकल इवैल्यूएशन को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया। आपको बता दें कि 18 नवंबर 2008 को भारतीय वायु सेना ने जो टेक्निकल इवैल्यूएशन किया था उसमें राफेल को रिजेक्ट कर दिया गया था, यानी कि टेक्निकल इवैल्यूएशन में पास नहीं कर पाया था राफेल। जिसके बाद भारत और फ्रांस के डिप्लोमेट्स के बीच में मीटिंगें शुरू हो गई थी। उसके बाद मई 2009 में खबर आया कि दसॉल्ट एविएशन ने टेक्निकल इवैल्यूएशन में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भारतीय वायु सेना के पास जमा कर दिया है। तो इसी कारण से फिर से भारतीय वायु सेना को दूसरी बार प्रेस रिलीज करनी पड़ी 27 मई 2009 को टेक्निकल इवैल्यूएशन को लेकर। फील्ड ट्रायल्स के दौरान 6 फाइटर एयरक्राफ्ट को भारत में 3 जगहों पे भेजा गया, बेंगलोर, राजस्थान और लेह में। बेंगलोर में भेजा गया क्योंकि बेंगलोर समुद्र के पास है, और समुद्र के पास होने के कारण वहाँ ह्यूमिडिटी यानी कि हवा में नमी की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो ये देखने के लिए भेजा गया कि ह्यूमिडिटी में इन फाइटर एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस कैसी है। दूसरे जगह राजस्थान के जैसलमेर में भेजा गया ताकि ये देखा जा सके कि हाई टेम्परेचर में इनका परफॉर्मेंस कैसा है, और इसी तरह लो टेम्परेचर और पहाड़ी इलाकों में इनका परफॉर्मेंस देखने के लिए लेह में भेजा गया। सभी तरह से सभी फाइटर एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस और उनकी जाँच करने के बाद भारतीय वायु सेना ने उन 6 फाइटर एयरक्राफ्ट में से सिर्फ 2 को ही शॉर्टलिस्ट किया, और वो 2 फाइटर एयरक्राफ्ट थे राफेल और यूरोफाइटर टाइफोन। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यूरोफाइटर टाइफोन लीडिंग एयरक्राफ्ट था। सीधे शब्दों में कहें तो यूरोफाइटर टाइफोन राफेल से आगे था। दिसंबर 2010 में भारतीय वायु सेना ने भारत सरकार के पास राफेल और यूरोफाइटर को शॉर्टलिस्ट करके भेज दिया। अब ये सरकार के ऊपर था कि वो किसे चुनती है, क्योंकि दोनों ही फाइटर एयरक्राफ्ट एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रही थी। हमने अपने पिछले वीडियो टॉप 10 फाइटर जेट ऑफ द वर्ल्ड में भी आपको बताया है कि राफेल और यूरोफाइटर टाइफोन की रैंकिंग के बारे में।
राफेल नंबर 8 पे है, जबकि टाइफून नंबर 7 पे है। खैर 31 जनवरी 2012 को भारत सरकार ने ये अनाउंस किया कि राफेल ये कंपटीशन जीत चुका है। अब हम आपको बतलाते हैं कि भारत सरकार ने टाइफून को क्यों नहीं चुना, जबकि टाइफून राफेल से बेहतर कर रहा था। इसके लिए हम आपको राफेल और टाइफून के बीच में का अंतर बताएंगे, यानी कि दोनों के बीच के डिफरेंस को बतलाएंगे, जिससे कि आप आसानी से समझ जाएंगे कि भारत सरकार ने राफेल को ही क्यों चुना। पहला पॉइंट्स, यूरोफाइटर में जो रडार लगा होता है उसका नाम कैप्टर है, जो कि 20 फाइटर एयरक्राफ्ट को एक साथ ट्रैक कर सकता है। वहीं राफेल में जो रडार लगा होता है उसका नाम पेसा है, PES है, जो कि एक साथ 40 एयरक्राफ्ट को टारगेट कर सकता है और उसमें से 8 को इंगेज कर सकता है। दूसरा पॉइंट, यूरोफाइटर टाइफून एक एयर सुपीरियरिटी फाइटर एयरक्राफ्ट है, यानी कि ये सिर्फ हवा से हवा में ही अपना कमाल दिखा सकता है। आसान भाषा में समझे तो यूरोफाइटर टाइफून को मुख्यतः हवा से हवा में ही लड़ने के लिए बनाया गया है, जबकि राफेल के साथ ऐसा नहीं है। राफेल हवा से हवा में भी आसानी से लड़ सकता है और हवा से जमीन पर भी। तीसरा पॉइंट, राफेल को नेवी भी बहुत ही आसानी से यूज कर सकती है, क्योंकि राफेल को एयरक्राफ्ट कैरियर से भी आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है, जबकि यूरोफाइटर टाइफून के साथ ऐसा नहीं है। टाइफून का नवल वर्जन अभी भी अंडर डेवलपमेंट है। चौथा पॉइंट, यूरोफाइटर टाइफून को कोई एक देश नहीं बल्कि 4 देश मिलकर बनाते हैं, और वो देश हैं यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, इटली और स्पेन। अब अगर भारत यूरोफाइटर टाइफून को खरीद भी लेता और खरीदने के बाद टाइफून से रिलेटेड कोई इशू जैसे कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या फिर छोटी से छोटी समस्या भी आती, तो उसके समाधान के लिए भारत को इन 4 देशों से बात करना पड़ता, जबकि राफेल के साथ ऐसा नहीं है। राफेल पूर्ण रूप से फ्रांस में बनता है और 100% फ्रेंच एयरक्राफ्ट है, तो अगर भविष्य में कोई समस्या आता भी है राफेल से रिलेटेड, तो भारत को सिर्फ एक देश से ही बात करना पड़ेगा। पांचवा पॉइंट, यूरोफाइटर टाइफून को जिस देशों में बेचा गया था उन देशों से टाइफून से जुड़े घोटाले की ही खबरें आ रही थी, जबकि राफेल के साथ अभी तक ऐसा एक भी मामला सामने नहीं आया है। छठा पॉइंट, राफेल का पर यूनिट कॉस्ट है $74 मिलियन, जबकि टाइफून का है $95 मिलियन पर यूनिट कॉस्ट। सातवां पॉइंट, यूरोफाइटर टाइफून का खाली वजन 11,000 किलोग्राम होता है, जबकि राफेल का वजन होता है 10,300 किलोग्राम। यूरोफाइटर कुल 23,500 किलोग्राम वजन लेकर उड़ सकता है, जबकि राफेल 24,500 किलोग्राम वजन लेकर उड़ सकता है। यूरोफाइटर का मैक्सिमम स्पीड 2125 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि 2125 किलोमीटर पर आवर, जबकि राफेल का 2223 किलोमीटर पर आवर है। आठवां पॉइंट, यूरोफाइटर टाइफून में एक माउजर BK-27 गन लगा होता है, जो कि 1 मिनट में 1000 से 1700 बुलेट फायर कर सकता है, जबकि राफेल में GIAT-30 नामक गन लगी होती है, जो कि 1 मिनट में 2500 बुलेट फायर कर सकती है। 9वां पॉइंट, यूरोफाइटर टाइफून में कुल 5 एयर टू एयर मिसाइल लगाए जा सकते हैं, जबकि राफेल में सिर्फ 3 ही एयर टू एयर मिसाइल लगाए जा सकते हैं। यूरोफाइटर टाइफून में कुल 8 एयर टू सरफेस मिसाइल लगाए जा सकते हैं, जबकि राफेल में सिर्फ 6 ही एयर टू सरफेस मिसाइल लगाए जा सकते हैं। यूरोफाइटर में कुल 3 बम लगाए जा सकते हैं, जबकि राफेल में 6 बम लगाए जा सकते हैं। 10वां पॉइंट, राफेल न्यूक्लियर मिसाइल ले जाने में सक्षम है, जबकि यूरोफाइटर का कुछ पता नहीं। मतलब कोई कहता है यूरोफाइटर न्यूक्लियर वारहेड ले जाने में सक्षम है, तो कोई कहता है कि वो नहीं ले जा सकता। राफेल को LO यानी कि लो ऑब्जर्वेबल फीचर्स से डिजाइन किया गया है, जिससे कि दुश्मन के रडार पर नाक के बराबर ये दिखेगा, और दिखेगा भी तो एक गौरैया जितना बराबर दिखेगा। राफेल अपने वजन के दोगुना वजन कैरी कर सकता है। राफेल में 2 तरह के सेंसर लगे होते हैं। पहला FLIR, जो कि अपने से 100 किलोमीटर दूर एनिमी को डिटेक्ट कर सकता है, और दूसरा है TBIR सेंसर, जो अपने से 40 किलोमीटर दूर एनिमी को डिटेक्ट कर सकता है। और आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि 2009 के एक एयर शो में राफेल ने F-22 को कड़ी टक्कर दिया था। राफेल में एक टैबलेट भी होता है जिसमें मिशन के बारे में पूरी जानकारी रहती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको हमारे ये कंटेंट, ये कंपैरिजन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक दे दीजिएगा, जिससे हमारी थोड़ी मदद हो जाएगी। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही घंटी को भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो आप तक जल्द और आसानी से पहुंच जाए।